तो चलिए हम जानते हैं कि ओबेसिटी होता क्या है। ओबेसिटी मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में अपन मोटापा कहते हैं ना, इट इज अ मेडिकल कंडीशन। ये एक क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है। मतलब कि इसको हम डिसीज नहीं कंसीडर करते हैं, बट ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है आपका, जिसमें कि बहुत सारा फैट एक्यूमुलेट हो जाता है हमारी बॉडी में। तो वो बहुत सारी हेल्थ के रिस्क लेके आता है, मतलब कि बहुत सारी हमारे हेल्थ के कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो इसे बोलते हैं ओबेसिटी, मतलब कि फैट का इकट्ठा होना आपके बॉडी में। क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ लीवर में ग्लूकोज जाता है, उसके बाद में मसल्स में जाता है, फिर जितना भी फैट होता है दैट विल गो। जितना भी हम एक्स्ट्रा खाते हैं, वो धीरे धीरे जितनी कैलोरीज एक्स्ट्रा खाते हैं वो आपकी बॉडी में एज अ फैट एक्यूमुलेट होता है। अब वो फैट कहाँ कहाँ एक्यूमुलेट होता है वो हम आपको आगे बताएंगे। तो ये क्रोनिक कंडीशन है और उसकी वजह से बहुत सारे सीरियस हेल्थ कंडीशंस आपकी बॉडी में आते हैं। मतलब कि एक ओबेसिटी से आपको कुछ नहीं होता, कभी कभी आप जब टेस्ट करवाते हो तो आपको कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं मिलेंगे, बट आगे जाके वो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है। तो हमें ये समझना है, इसको एक सीरियस इशू है ये, और इसे हमें ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम स्टार्टिंग से ही ध्यान दे देंगे तो हमें आगे जाके कोई डिसीज नहीं होगी। तो नेक्स्ट स्लाइड। अगर मैंने जैसे अभी आपको बताया कि इंडिया का जो डाटा है, जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया ओबेसिटी में कैपिटल हो गई। अभी मोदी जी बहुत ज्यादा इसके बारे में बोलते हैं कि हमें थोड़ा सा ऑयल कम करना है, मतलब हमको हर चीज को थोड़ा थोड़ा भी अगर हम कम करेंगे तो हम इससे बच सकते हैं। अभी उन्होंने इसके बारे में बहुत अच्छा बताया था ओबेसिटी के लिए कि हमें, हमारी इंडिया ओबेसिटी में कैपिटल हो रही है। तो अगर हम इंडिया का डाटा देखेंगे तो जो 20 साल से ऊपर के हैं उसमें 44 मिलियन वुमेन्स ओबीज के शिकार है और 26 मिलियन मैन ओबीज के शिकार है। और ये ग्लोबली अब वाइड स्प्रेड हो गया है, जिसमें चिल्ड्रंस, टीनेजर्स और एडल्ट सभी सफर कर रहे हैं। और इसका अगर, जिसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ चैलेंज, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ओबीज की वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है, हार्ट कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, हार्ट के बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। फैटी लीवर हो जाता है। आज के समय में बच्चों लड़कियों को पीसीओडी की प्रॉब्लम आ रही है, यूरिक एसिड भी बढ़ता है। तो ये सब रीजन से आपके ओबीज की वजह से है। और अगर हम अपना डाटा मिला है 1990 और 2022 का, तो हम देखेंगे कि जितने एडल्ट है, मतलब 190, 1990 में 195 मिलियंस एडल्ट्स को ओबीज थे। अभी वो डाटा 2022 में जब इसका एनालिसिस किया गया तो पाया गया कि 879 मिलियंस लोग ग्लोबली ओबीज हो गए हैं। और टीनेजर्स और चिल्ड्रन में देखेंगे तो ये समझ में आता है कि 1990 में 31 मिलियन था, जो कि अभी 5x हो गया। 2022 में देखा तो मालूम पड़ा कि 159। इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो हर 8 में एक पर्सन को ओबीज है। तो क्या हमें समझना नहीं चाहिए कि हमें इस पे ध्यान देना है और आगे हमें कोई डिसीज ना हो तो उस पे हमें वर्क करना चाहिए। अब ओबेसिटी को मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप ओबेसिटी को आप मेजर कर सकते हो। देखिए, आप उसमें देखते हैं एक हेल्थ की चेकअप कराते हैं, वो एक अलग है। और इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर अभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं, तो अगर चाहें तो कैलकुलेटर से या अपने मोबाइल से अपना देख सकते हैं कि आप ओबीज हो कि नहीं हो। ये किसी ने लिखा है HSCRP में क्या प्रॉब्लम होती है, ये हम लोग बाद में लेते हैं। जूम यूजर जो भी हैं, प्लीज लास्ट में क्वेश्चंस पूछ सकते हो आप, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले समझते हैं कि बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है। इससे हम ओबीज को, अपनी ओबेसिटी को मेजर कर सकते हैं कि हम ओबीज हैं कि नहीं है। तो इसके अंदर अगर आपका इसको वेट को, जितना भी आपका बॉडी वेट है उसको आप हाइट में, मतलब मीटर स्क्वायर में डिवाइड करते हैं, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका बीएमआई कितना है, बॉडी मास इंडेक्स। तो अगर अभी यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, अगर चाहें
तो अपना कैलकुलेटर से 2 मिनट का समय हम देंगे आपको। आप लोग कैलकुलेटर से मेजर कर सकते हो। आपका वेट को डिवाइड करना है मीटर स्क्वायर से। मतलब कि सेंटीमीटर में है, आप उसको गूगल में डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप इधर लिखेंगे तो भी हम लोग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका कैलकुलेट करके बता देंगे कि आपका बीएमआई सही है कि नहीं है। तो जिसका भी 18.5 से नीचे है वो अंडर वेट है, और जिसका 18.5 से 24.9 तक है वो नॉर्मल कहलाते हैं। और 25 से 29.9 है, मतलब कि आप ओवर वेट हो गए हैं। अब आपको समझना है, आपको अवेयर होना है कि हमें अब अपने पे काम करना है। और ये अगर आप समझ जाते हो, इसको एक्सेप्ट कर लेते हो कि ओबेसिटी है मुझे और मुझे इस पे काम करना है, तो आप इजीली कर सकते हो। इसको आपको एक्सेप्ट करके एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ मुझे ओबीज है और मुझे अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। तो 25 से 29.9 है तो ओवरवेट कहलाता है। और 30 से लेके अगर ऊपर है तो ये ओबेसिटी क्लास 1, ओबेसिटी क्लास 2 और सीवियर कंसिडर आ जाता है। मतलब अगर अबाउ 40 है, मतलब कि आपको ओबेसिटी क्लास 3 है। किसी ने कैलकुलेट किया क्या अपना बॉडी मास इंडेक्स डिवाइड, मतलब वेट डिवाइड बाय हाइट, किसी ने भी मेजर किया क्या? प्लीज बताएं, चैट चैट बॉक्स पे बॉक्स भी में लिख। चैट बॉक्स में लिखिए प्लीज, जिसने भी किया हो। कोई अगर अपना लिखेगा तो हम लोग आपको कैलकुलेट करके भी दे देंगे। यहाँ पे कोई लिख नहीं रहा है। वही, किसी को इंटरेस्ट नहीं है जानने में कि वो ओबीज है कि नहीं। पता है बट लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आई थिंक। देखिए, अगर हम एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि अब देखिए आप डॉक्टर के पास जाते हो, फिर डॉक्टर आपको प्रॉब्लम आता है, तो उससे अगर हम पहले ही कंसीडर कर लें, हम ध्यान देना शुरू कर दें, तो बहुत अच्छा रहता है। माय चलिए क्लास 1, नेक्स्ट। आपका वेट 59 है पूर्णिमा जी। आपको इसको आपको अपनी हाइट से, हाइट को 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट है क्या? 150 क्या है आपका? 150 सेंटीमीटर है। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर, मीटर में करना पड़ेगा सेंटीमीटर को। चलिए हम लोग ये लास्ट में, नाहिदा चलिए शेख करेंगे। ने लिखा है हम क्लास लोग वन हम लोग लास्ट में करेंगे। चलिए इसको हम लोग लास्ट में, जिसको भी अगर जानना होगा तो हम लास्ट में करेंगे सबका हाइट। मानवी जी आप भी अपना लिख के भेज रखिए, और अभी हमको लास्ट में बताइएगा, हम आपका कैलकुलेट करके देंगे बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है। नाहिदा शेख ने लिखा है शी इज क्लास 1। ओके हाँ नाहिदा जी, हाँ जी। दैट मीन्स आप अवेयर हो इसके लिए। हम्म, चलिए नेक्स्ट। आगे नेक्स्ट स्लाइड। देखिए पहला पैरामीटर मैंने आपको बता दिया, आपका बॉडी मास इंडेक्स करना है आपको। सेकंड पैरामीटर है आपका वेस्ट सरकमफ्रेंस। आपका जो नवल से अगर आप मेजरमेंट करते हो, एग्जैक्टली नवल से नवल मेजर करते हो, तो ये आपका मैन के लिए 35.5 इंचेस से कम होना चाहिए, और वुमेन के लिए 31.5 इंचेस से कम होना चाहिए। इसको अगर सेंटीमीटर में लेंगे तो 90 सेंटीमीटर मैन के लिए, और वुमेन के लिए 80 सेंटीमीटर। बिलो 80 सेंटीमीटर, तो अच्छा है। अगर 80 सेंटीमीटर से अबाउ है तो आप क्या मतलब रिस्क पे हो, आप हेल्थ रिस्क पे हो। ठीक है। आप लोग लिख सकते हो, वैसे हम आपको बोलोगे तो हम आपको ये पीडीएफ भी दे देंगे। ये आपके लिए की गिफ्ट रहेगा, जिससे कि आप अपने पे काम कर सको। ठीक है। थर्ड है वेस्ट हिप रेशो। ये बहुत इजी है। वेस्ट का जो आपने अभी सरकमफ्रेंस लिया, उसको आप हिप के सरकमफ्रेंस से डिवाइड करेंगे। तो अगर ये आपका 0.9 से अबाउ आता है तो मतलब आप रिस्क पे है। और लेडीज के लिए 0.8 या 0.85 इसमें लिखा हुआ है ना। तो अभी हमने आपको 80 बोला था, 80 सेंटीमीटर से अबव, तो उसको अगर उससे आप डिवाइड करेंगे अपने सरकमफ्रेंस से, तो जो आएगा, तो 0.85 से अगर अबव है तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि आपको ओबीज हैं, आप ओबीज के शिकार हो रहे हैं, आपको ध्यान देना है। सब लोग अपना लिख रहे हैं, आप कॉपी में लिख के रखिएगा, हम आपका मेजर करके देंगे बाद में। नेक्स्ट स्लाइड। क्योंकि हमने जब पूछा था आप लोगों ने बताया नहीं, अब हम लोग एक फ्लो में आ जाते हैं, फिर उसके बाद में आगे पूरा अच्छे से आप लोगों को बताएंगे। अब टाइप्स ऑफ ओबेसिटी देखिए। टाइप्स ऑफ ओबेसिटी में दो टाइप की ओबेसिटी मेनली होती है। एक आपकी एप्पल शेप होती है, जो जिसको बोलते हैं फैट अराउंड एब्डोमेन। आपके एब्डोमेन के अराउंड फैट होता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल ओबेसिटी।
और इसमें आपको हार्ट डिसीज की प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज भी हो सकती है। और दूसरी होती है पियर शेप, जिससे दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल, जो कि फैट अराउंड हिप्स में और थाई में होता है। नॉर्मली आपको पता होगा वुमेन्स को जो फैट होता है वो हिप्स के अराउंड होता है और थाई के अराउंड होता है। ये मतलब मैंने एक नॉर्मल बोला है, ऐसा नहीं जरूरी कि बेली फैट होता ही नहीं, बेली फैट भी बहुत होता है। सी सेक्शन की वजह से भी बेली फैट आ जाता है अगर हमने ठीक से वो बेल्ट वगैरह नहीं लगाए होते हैं तो बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से होता है। और नॉर्मली वुमेन्स को आर्म्स पे भी होता है फैट। ठीक है। एक चाइल्डहुड ओबेसिटी होती है जिसमें कि बच्चे को, और ये जो है ये मेटाबॉलिक हेल्दी, मतलब कि हम लोग बोलते हैं कि ओबीज पर्सन है, पर वो मेटाबॉलिक हेल्दी भी हो सकता है। ये पर रेयर केस में है, क्योंकि आज के समय में आपको पता होगा शायद बच्चों को भी बहुत ज्यादा फैटी लीवर हो रहा है। एंड इट इज नॉट, पहले तो था कि अल्कोहलिक अल्कोहल लेते हैं, तो अब तो बच्चों को भी हो रहा है। मतलब कि ये समझना है कि बच्चों को क्यों हो रहा है, क्योंकि जो उनका खान पान चेंज हो गया है और सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है, उसकी वजह से हो रहा है। तो ये चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत कॉमन हो गई है आज के समय में। नेक्स्ट स्लाइड। अब कॉजेज ऑफ ओबेसिटी, ओबेसिटी के क्या क्या कारण हैं ये हम समझते हैं। कभी कभी लोग हेल्दी खाना खा रहे हैं फिर भी ओबेसिटी है ना, बहुत अच्छा खाना खा रहे तो देखिए स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। आपके जो गट में जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, उसके इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है। लैक ऑफ स्लीप, मतलब नींद अगर आप पूरी नहीं ले रहे हैं, 7 to 9 आवर्स की स्लीप नहीं ले रहे हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है। स्वीटेन ड्रिंक्स जो आज के समय में बहुत कॉमन हो गया है, हम ड्रिंक ले रहे हैं स्वीटेंड, मीठा, पेप्सी वगैरह लेते हैं, जूसेस लेते हैं जिसको हम हेल्दी मानते हैं, उसके बारे में हम समझेंगे आगे। और इनएक्टिव लाइफस्टाइल है आपकी, अनहेल्दी डाइट है, और मेडिकेशन, जो कि आप आज बहुत कॉमन हो गया है। हम डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर को दिखाते हैं और मेडिकेशन स्टार्ट हो जाता है आपका हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए, और वो आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देता है। जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्टेरॉइड्स होते हैं, एसिडिटी की दवाइयाँ होती है, और एंटीबायोटिक्स, ये आपको बहुत साइड इफेक्ट्स देते हैं। दूसरा है कॉजेज ऑफ ओबेसिटी, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है एनर्जी इम्बैलेंस। एनर्जी इम्बैलेंस में क्या होता है, जितना आप कैलोरी खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, और बर्नआउट कम कर रहे हैं, तो आपको ओबीस की, आपका एनर्जी इम्बैलेंस हो जाता है। मतलब आपकी ज़्यादा आप जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा आप खा रहे हो। और आज के समय में क्योंकि सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, इनएक्टिविटी है, मतलब कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है टीनेजर्स का, तो इसकी वजह से आप लोगों को हमारा एनर्जी इम्बैलेंस हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले है हाई कैलोरी डाइट, जैसे कि पिज्ज़ा बर्गर ये सब खाते हैं हम, या चिप्स का एक पैकेट लेते हैं, एक छोटा सा चिप्स का पैकेट लेते हैं, उसमें 300 कैलोरी आपको मिल जाती है और लगता है कि जरा सा है। तो आपको ये समझना है कि हमें कौन सा डाइट खा रहे हैं हम, मतलब अगर आप न्यूट्रिशियस डाइट खा रहे हो तो उसमें कैलोरी कम होती है। बट अगर आप जंक फूड है, प्रोसेस और अल्ट्रा प्रोसेस फूड खा रहे हैं, तो उसमें कैलोरी कंजप्शन ज़्यादा होता है आपका। फिर शुगरी ड्रिंक्स लेते हैं हम। फिर फिजिकल इनएक्टिविटी, जो कि मैंने आपको बताया कि आज के समय में हमारी एक्टिविटी कुछ भी नहीं है, वर्क फ्रॉम होम चलता है। तो आप पहले जाते थे फिर ऑफिस जा रहे हैं, अभी क्या होता है वीक में 2 डेज है, तो और घर में एक ही जगह पे आप बैठे हुए हैं, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ ओबीज। और फिजिकल सेडेंट्री लाइफस्टाइल, कि आपने अगर वर्क भी कर रहे हैं आप, तो फिर बाद में बाकी समय पे आप एक जगह पे बैठे रहते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको ओबीज हो रहे हैं आप। और खाना जो है आपका वो उतना ही कैलोरी कंज्यूम करते हैं जितना कि आपको और डेली अगर आप थोड़ी थोड़ी भी कैलोरी ज्यादा कंज्यूम करते हो तो वो आपको ओबीज बना सकता है। दूसरा सेकंड फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर, जैसे कि जिसके मम्मी पापा मोटे हैं, तो बच्चा भी अगर छोटे से ही मोटा है तो वो ओबीज है, मतलब वो जेनेटिक फैक्टर हो सकता है उनका। बट अगर वो चाहे, फैमिली हिस्ट्री मतलब वही हुआ कि आपके फादर भी है, आपके फादर के फादर भी है, तो आपका ये जेनेटिक फैक्टर कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर आप चाहेंगे, अगर आप समझ जाते हैं और अपने आपने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किया, तो आपका मेटाबॉलिज्म और एपेटाइट चेंज हो सकता है धीरे धीरे करके। नेक्स्ट स्लाइड। अब हार्मोन इम्बैलेंस,
एक ये भी एक फैक्टर है जिसमें जिसकी वजह से आज के समय में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे एडल्ट ओबीज हो रहे हैं, जिसमें पहला पॉइंट है हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें कि मेटाबॉलिज्म आपका सही नहीं है। मतलब अगर मैं बोलूँ ओबीज के लिए तो तीन फैक्टर अफेक्ट करते हैं। एक तो आपका मेटाबॉलिज्म है, एक आपका फिजिकल इनएक्टिविटी है, तीसरा है आपका डाइट। तो अगर ये तीनों चीजों को आप समझ लें तो आप अपने को हेल्दी रख सकते हैं। अब इसमें सेकंड पॉइंट है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम का मतलब होता है कॉर्टिसोल आपका। देखिए कॉर्टिसोल, थोड़ा अमाउंट में कॉर्टिसोल रिलीज होता है, दैट इज गुड। मतलब कि वो जरूरत है। जैसे कि आप मॉर्निंग में जब उठते हो तो आपका कॉर्टिसोल रिलीज होता है, वो आपको हेल्प करता है आपको उठने में। बट अगर आपका एक बहुत समय तक ये कॉर्टिसोल रिलीज रहता है, क्रॉनिक हो जाता है, देन इट विल अफेक्ट योर हेल्थ। तीसरा है पीसीओएस। पीसीओएस मतलब आप हार्मोन इम्बैलेंस हुआ, मतलब आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है और आप मोटे हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आप ओबीज हो रहे हैं। फोर्थ, इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसके बारे में मैं मेरा एक ये बहुत ही कॉमन इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे लिए। इस पे मैं जितना बोलूं उतना मेरे लिए कम रहता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में हर मतलब अपने वेबिनार में बताती हूँ कि हाँ, हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है, हमें पता भी नहीं होता है। जिसमें कि क्योंकि इंसुलिन का काम है सेल ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाना, और ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाते हैं तभी हमें एनर्जी मिलती है। बट कभी कभी हम इतना फूड खाते हैं कि हमारी बॉडी में इंसुलिन तो बन रहा है, बट वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे, सेल उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो ग्लूकोज आपका उसमें नहीं जाता है। अब एक होता है थिन फैट ओबेसिटी भी होती है, जिसमें बोलते हैं कि मतलब आप पतले दुबले हो बट आपको ओबेसिटी है। उसमें क्या होता है, विसरल फैट आपका ज्यादा है। तो ये भी एक कारण है, उसमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। मतलब पतले लोग हैं पर उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकता है कि सेल के जो रिसेप्टर्स है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे इंसुलिन को, और इसीलिए फिर उनको डायबिटीज हो जाती है, जो बहुत पतले दुबले होते हैं उनको। तो ये भी आपको समझना है। फोर्थ पॉइंट है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसमें पहला पॉइंट आएगा इमोशनल ईटिंग। इमोशनल ईटिंग का मतलब होता है, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि आप हम बहुत ज्यादा कभी स्ट्रेस में होते हैं, कभी हम डिप्रेशन में होते हैं, कभी अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से। और जब हम मैं एक और ये भी बताना चाहूंगी कि जब आप ओबीज होते हैं तो भी आपको डिप्रेशन होता है। तो हमें इसीलिए ध्यान देना चाहिए, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए समय रहते हैं, ठीक है ना। और बिंज ईटिंग करते रहते हैं, मतलब ये बिंज ईटिंग तो कभी भी हो सकती है आपकी, क्योंकि आप खुशी में होते हैं तभी भी हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, कहीं गेट टुगेदर होता है तो भी हम बिंज ईटिंग करते रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हम ओबीज हो रहे हैं, ठीक है। एनवायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर में फर्स्ट पॉइंट इज अर्बनाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन का देखिए, अब सिटी में आ गए, आप सब कुछ सभी लोग जानते हैं कि सिटी में हम लोग रहते हैं, तो हम लोगों का एक खाना ही चेंज हो गया है ना। जो कि हम लोग प्रोसेस फूड बहुत फटाक से मंगा लेते हैं। अर्बनाइजेशन में हम लोगों को जब जरूरत है हम लोग 5 मिनट में ऑर्डर करते हैं। आज के समय में जोमेटो है ना, ब्लिंकेट है, जो चीज़ हमें चाहिए फटाक से मिल जाती है। तो एक तो उसकी वजह से और हमारी लाइफस्टाइल जो है वो सिडेंट्री हो गई है। और जंक फूड मंगाते हैं हम लोग बहुत, पिज्ज़ा बर्गर, जब हमको मन आया, हम बिजी रहते हैं, हम वर्किंग है, तो भी हम आज खाना बनाने का मन नहीं है, हम फटाक से मंगा लेते हैं। तो ये अर्बनाइजेशन की वजह से आपकी ओबीज ज्यादा है। मतलब अगर आप डाटा भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिटी में ज्यादा ओबीज हैं एज कंपेयर टू विलेजेस, ठीक है। फिर इजी एक्सेस टू जंक फूड, जो मैं अभी आपको बता ही चुकी कि जंक फूड बहुत इजीली मिल जाता है हमको। स्क्रीन टाइम, ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से हम ओबीज हो रहे हैं। और कभी कभी हमारे पास में एक्सक्यूजेस भी बहुत सारे होते हैं कि हमारे पास में स्पेस नहीं है एक्सरसाइज करने का, हमारे पास समय नहीं है एक्सरसाइज करने का, तो वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से हम ओबीज हो रहे हैं। और अगर आप अपने आप को खुद जज करेंगे ना, अपने आप जब आप वो करने की कोशिश करेंगे कि हाँ मैं हूँ मोटा हूँ, तो क्यों मोटा हूँ, तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि हाँ ये रीजंस है जिसकी वजह से मैं खुद अपने ओबीज हुआ हूँ।
अब देखिए 6 टाइप्स ऑफ बॉडी फैट होता है। एक तो आपका है ओवरऑल आपकी बॉडी में ऊपर से लेके फुल बॉडी, अपर बॉडी फैट है। अब ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं कि हाँ इसकी वजह से ये होता है। आप इसको एकदम ये मत समझिएगा कि इसी की वजह से ही खाली होता है, बट एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं और शुगरी फूड खाते हैं तो उसकी वजह से फुल अपर बॉडी फैट हो जाता है। दूसरा है लोअर एब्डोमेन फैट, मतलब कि नीचे की ओर खाली आपके पोर्शन में फैट है। तो ये आपका स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से भी हो सकता है। थर्ड है लार्ज स्टमक विथ अपर बैक फैट, मतलब कि आपका स्टमक में भी फैट है और पीछे की ओर बैक में भी फैट है। ये इनएक्टिविटी की वजह से होता है। फिर फोर्थ है लोअर बॉडी फैट, जो कि ग्लूटन की वजह से भी हो सकता है। आपकी डाइट में ग्लूटन है, ब्रेड और होल ब्रेड खाते हैं आप, या फिर होल ग्रेन, ये शायद एक्सेस ग्लूटेन है आपकी डाइट के अंदर। ठीक है। फिर स्वोलन फैट स्टमक है, मतलब कि अगर आप अल्कोहल ज्यादा लेते हैं तो उसकी वजह से आपका खाली पेट का हिस्से में खाली फैट फैट दिखाई देता है। और लोअर बॉडी फैट मतलब कि नीचे लेग्स के और हिप्स के नीचे आपका फैट है। ये प्रेगनेंसी के समय भी हो सकता है आपका, और हेरिडिटी भी हो सकता है। अब हम समझते हैं फैट कितने तरीके के होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 तरीके के मेन फैट होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। एक तो आप जैसे आप अपनी स्किन को पकड़ते हो तो जो सबसे ऊपर होता है वो स्किन होती है, और उसके नीचे जो फैट होता है, नीचे जो होते हैं लेयर, दैट इज फैट की लेयर होती है, और फिर उसके नीचे मसल्स की लेयर होती है। ठीक है। और दूसरा एक फैट होता है जो कि आपके ऑर्गन्स के अराउंड होता है, और ये खतरनाक होता है, ये मतलब हार्मफुल होता है, जो आपको हेल्थ रिस्क आपके लेके आता है। जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया था, डायबिटीज वगैरह होती है, टाइप 2 डायबिटीज है, और फैटी लीवर है। तो ये सब उसकी वजह से, ये आपके ऑर्गन जैसे कि पैनक्रियाज है, आपके लीवर है, आपके स्टमक है, उसके नीचे ऑर्गन को पूरा बाउंड कर लेता है, मतलब लिपट जाता है उससे। दैट इज कॉल्ड विसरल फैट। अगर आप आपके पास में वो वेइंग मशीन होती है आजकल, एक ब्लूटूथ वाली होती है जिसमें आप नापेंगे तो उससे आपको मालूम पड़ सकता है विसरल फैट, उसमें भी कभी कभी आता है, जिसमें अगर आपका 9 से अगर अबव है तो दैट इज आपका हार्मफुल है। आपको उसमें ध्यान देना है कि आपका विसरल फैट है, मतलब मैंने आपको बताया ना कि अभी पतले दुबले होते हैं पर विसरल फैट ज्यादा है, मतलब कि आपका खाना पीना जो है वो गलत है। तो आप इसको सुधार सकते हो, और ये 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को समझ में आया है क्या? प्लीज अगर समझ में आया तो सी 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 लिखिए, जिससे कि मुझे मालूम पड़े कि आप लोगों को पूरा समझ में आया है। बाकी का पोर्शन रिम्पी जी लेंगी, टेक ओवर रिम्पी। प्लीज सब लोग कुछ रिस्पॉन्ड करो कि आप लोग को समझ में आया है। कल्पना जी थैंक यू, स्नेहा जी थैंक यू। असल में क्या होता है कि कोई कुछ लिखेगा नहीं तो हम लोग को समझ में नहीं आएगा कि आप लोग को समझ में भी आ रहा है कि हम लोग खाली ऐसे ही बोल रहे हैं। चलिए रिम्पी, टेक ओवर। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, मधु जी ने अभी बताया विसरल फैट और सबक्यूटेनियस फैट के बारे में। स्किन के जस्ट नीचे जो है वो सबक्यूटेनियस फैट है, और ऑर्गन के चारों तरफ जो है, जिसने ऑर्गन को अच्छे से पकड़ रखा है, अच्छे से ऑर्गन उसके अंदर जकड़ा हुआ है, उसको कहते हैं विसरल फैट। और ये विसरल फैट जो है सबक्यूटेनियस फैट से ज्यादा हार्मफुल होता है, डिजीजेस को यही कॉज करता है बेसिकली। तो अभी हम जानेंगे कैसे कोई डिजीज हमारी नॉर्मल बॉडी फंक्शनल फंक्शंस को अफेक्ट करती है। हाउ ओबेसिटी डेवलप एंड हाउ इट्स अफेक्ट आवर नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम इस फर्स्ट पिक्चर की तरफ ध्यान देंगे जिसमें ये लड़की है और बहुत सारा खाना है इसके आसपास। इसमें ये ओवर ईटिंग हो रही है। इस इतना सारा फूड हमारे आसपास रखा हुआ है और ये इसको एब्सोल्युटली ओवर ईटिंग करेगी। जैसे ही इसने एक्सेस फूड खाया, क्योंकि आजकल क्या है, हमारे हर खाने में कार्बोहाइड्रेट होता है। हर एक कार्बोहाइड्रेट फूड पर हमारे पेनक्रियास से इंसुलिन सिक्रीट होता है। ओके, वैसे तो इंसुलिन हर बार खाने पर ही सिक्रीट होता है, बट अगर कार्बोहाइड्रेट है तो इंसुलिन ज्यादा सिक्रीट होता है। अभी क्या होता है, इंसुलिन ग्लूकोज को सबसे पहले ले जाएगा लिवर सेल के पास।
लीवर सेल की एक लिमिट है इंसुलिन ग्लूकोज को स्टोर करने की। वो उसको स्टोर करेगा और बोलेगा बस अब मुझे और नहीं करना है। फिर वो ग्लूकोज जाएगा हमारे मसल सेल के पास, इसको भी इंसुलिन ले जाएगा। मसल सेल की भी एक लिमिट है, वो भी एक लिमिट तक स्टोर करेगी। एंड बाकी का जो ग्लूकोज है, क्योंकि हम तो अननेसेसरी खाए जा रहे हैं, उसमें कार्ब्स भी है, उसमें शुगर भी है, सब कुछ है, हम अननेसेसरी खाए जा रहे हैं। तो अभी क्या होगा, वो इंसुलिन उस ग्लूकोज को ले जाएगा फैट सेल के पास। देखिए फैट सेल की कोई लिमिट नहीं है। फैट सेल अपने अंदर एक्सेस में फूड स्टोर कर सकता है, आप जितना चाहें उतना उसके अंदर फूड स्टोर कर सकते हो। ये आप इस पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पर एक नॉर्मल फैट सेल्स हैं, और अभी इसने खाना बहुत सारा स्टोर कर लिया है, तो ये सेल्यूलाइट हो गया है, ये बहुत बड़ी बड़ी एक्सेस सेल बन गई है। यहाँ पर कॉज होती है ओबेसिटी। सबसे पहली जो ओबेसिटी की स्टेज है वो यहीं पर मिलेगी। एक्सेस फूड जहां आपने खाया, वहां फैट सेल में खाना जमा हुआ और फैट सेल एनलार्ज हो गई, और हमें कॉज हुई ओबेसिटी। अभी क्या होगा, जैसे ही ओबेसिटी कॉज होती है, एक लिमिट से ज्यादा जैसे ही हमारे अंदर फैट डिपॉजिट हो गया और वो विसरल फैट के रूप में बन गया, तो क्या होगा, बॉडी में इन्फ्लामेशन कॉज होगी। अगर तो इन्फ्लामेशन कम है तब तो हमारे नोटिस में नहीं आती। जब इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है तब हमारी बॉडी में रेडनेस, ईचिंग, स्वेलिंग इस तरीके के सिम्टम आने लगते हैं। उससे क्या होगा, अगर इन्फ्लामेशन कॉज हो गई तो सबसे पहले हमारा हार्मोन इम्बैलेंस होगा। हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो एक्टिविटी है, पूरा जो सेल ग्लूकोज लेती है, इस पर इफेक्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा देखिए, ये एक नॉर्मल सेल है, यहाँ पर ये इंसुलिन रिसेप्टर है और ऊपर एक इंसुलिन है। ये इंसुलिन आएगा, इंसुलिन रिसेप्टर पर लग जाएगा, जैसे कि सेकंड पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ये जो ग्लूकोज के लिए ग्रीन कलर का डोर है, ये ओपन हो जाएगा एंड ये ग्लूकोज सेल के अंदर चला जाएगा। ये नॉर्मल एक्टिविटी है जो हर एक बॉडी में होती है। अभी क्या होगा, अगर बॉडी में इन्फ्लामेशन कॉज हो जाएगी, तो सबसे पहले ये एक्टिविटी अफेक्ट होगी। ना तो ये डोर खुलेगा, जो ये ब्लू वाला रिसेप्टर है, इसके ऊपर इंसुलिन चाहे कितनी बार आके लग जाए, बट ये ग्रीन वाला डोर कभी ओपन नहीं होगा। ये ग्रीन वाला डोर ओपन नहीं होगा, और ये ग्लूकोज सेल के अंदर जाने के बजाय ये यहीं पर हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर ही घूमता रहेगा। और तब कॉज होगा सबसे पहले ब्लड शुगर लेवल रेजिंग, जिसको बोलते हैं, इस स्टेज को बोलते हैं ब्लड शुगर लेवल रेज हो गया, दैट मीन्स आप प्री डायबिटिक हो चुके। तो सबसे पहले ओबेसिटी से इंफ्लेमेशन होगा, देन प्री डायबिटिक वाली स्टेज आ जाएगी। इस तरीके से होता है प्री डायबिटिक, एंड प्री डायबिटिक के बाद फिर लोग डायबिटिक टाइप 1 टाइप 2 में एंटर करने लगते हैं। वो तो खैर अलग केस हो गया टाइप 1 टाइप 2 का, बट प्री डायबिटिक स्टेज यहाँ पर आ जाएगी। फिर क्या होगा, हमारे हार्मोन, जैसे ही हमारा कोई एक हार्मोन डिस्टर्ब हुआ, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन साइकिल है सब ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। देखिए कैसे होगा, ये एक, ये ब्रेन है। नॉर्मली क्या होता है, हमारी जो एडिपोज टिश्यू है, मींस जो फैट फैट सेल हैं, उनको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में एडिपोज टिश्यू कहा जाता है। तो हमारे ये जो एडिपोज टिश्यू है, ये एक लैक्टिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं। लैक्टिन हार्मोन होता है हंगर वाला हार्मोन, मीन्स हमारी फैट सेल से सिक्रीट हुआ हंगर हार्मोन, और हमारे ब्रेन को सिग्नल मिला कि अब मुझे भूख लग गई है। तो ब्रेन खाना खाना, ब्रेन को जैसे ही सिग्नल मिला मुझे भूख लग गई है, तो हम लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही हमारा पेट फुल हो जाता है, हमारी गट से एक हार्मोन सिक्रीट होता है, गेरलिन हार्मोन। ये जो गेरलिन हार्मोन है, ये फुलर हार्मोन होता है, सटाइटी वाला हार्मोन होता है। ये ब्रेन को बता देता है कि बस अब मेरा पेट भर गया, अब मेरे को नहीं खाना, तो हम लोग खाना खाना बंद कर देते हैं। ये होता है एक नॉर्मल साइकिल। लेकिन अगर हमारा हार्मोन इम्बैलेंस हो गया है, तो वो दूसरे लैप्टिन और गैलिन को भी इम्बैलेंस करेगा। अब क्या होगा, जैसे ही ये हार्मोन इम्बैलेंस हुए, ना तो हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलेगा भूख का, अगर मिल भी गया है तो उसको पेट फुल होने का सिग्नल नहीं मिलेगा। मतलब हम खाना खा रहे हैं तो हम खाए जा रहे हैं, जब मन किया हमने तभी खा लिया, खाने के बाद भी हमको हंगर फील हो रहा है, या फिर बार बार हमको भूख लग रही है। वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा ब्रेन हमारे लैक्टिन और हार्मोन्स, लैप्टिन और हार्मोन, गैलिन हार्मोन जो है,
इनके सिग्नल को अटैच नहीं कर पा रहा है, इन सिग्नल्स के साथ वो अटैच नहीं हो पा रहा है। तो जब सिग्नलिंग ही इम्बैलेंस हो गई, तो सारी प्रोसेस बॉडी की इम्बैलेंस हो गई। अब जब हम अननेसेसरी खाए जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है हमें कब भूख लग रही है, कब भूख खत्म हो गई है, बिना मतलब के जैसे ही भूख लगी हमने तभी खाना शुरू कर दिया, बिना ये जाने कि भूख खत्म हुई कि नहीं हुई, तब कॉज होगी आपको ओबेसिटी। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर में आपने देखा था ओवर ईटिंग का। जैसे ही ओबेसिटी हुई, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले हमने नीचे देखा था प्री डायबिटिक और डायबिटीज, और भी बहुत सारे आपको यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें आपका आएगा हाइपर सेंसिटिविटी है, आपको डायबिटीज हो गया है, आपकी लीवर में डिसऑर्डर है, आपको स्ट्रेस हो गया है। बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो हैं इसी स्टेज पर कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ओबेसिटी डेवलप होती है सबसे पहले, और बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को अपने साथ लेकर आती है। तो ऐसा नहीं है कि ओबेसिटी, अगर कोई बंदा मोटा है तो सिर्फ इसलिए गौर करना है कि वो मोटा है, मीन्स वो देखने में बुरा लग रहा है, ऐसा नहीं है। बुरा लगना इट्स नॉट अ रीजन टू गिव अप द एनीथिंग, और नॉट रीजन टू तो इसलिए हमें क्योंकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है वो कॉज हो गए हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि बुरा लग रहा है, क्योंकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम कॉज हो गए हैं, डायबिटीज आ गया है, बीपी आ गया है, उसके साथ साथ बहुत सारे स्ट्रेस वाले जो हैं वो इश्यूज जनरेट हो गए हैं, लीवर में डिसफंक्शन हो गया है। इसलिए हमें ओबेसिटी को जानना जरूरी है, और उसका इलाज करना, उसको ठीक करना इसीलिए जरूरी है, क्योंकि वो हमारी हेल्थ पर बुरा असर डाल रहा है। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी कि ओबेसिटी कैसे डेवलप हुई, और उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हुए हमारी बॉडी में। समझ में आया सबको ये वाला पोर्शन? ये बहुत जरूरी है जानना सबके लिए कि किस तरीके से फैट सेल में फैट जनरेट हुआ, फिर इंफ्लेमेशन कॉज हुई, और फिर हमारी हार्मोन एक्टिविटी बिगड़ गई, और फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कॉज हो। ओके। सभी लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेंगे ना, तो आप जल्दी ठीक हो सकते हैं और जल्दी अपनी डिसीज को रिकवर कर सकते हैं। अभी जानेंगे इसको कैसे मैनेज करना है। देखिए, ओबेसिटी एक क्रोनिक कंडीशन है, मतलब ये लंबी चलने वाली कंडीशन होती है। इसमें जो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट है वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब लाइफस्टाइल चेंजेस किए जाएं, अपने बिहेवियर की स्ट्रेटजीज को चेंज किया जाए। लास्ट में आता है मेडिकेशन और कभी कभी सर्जरी। लेकिन मेडिकेशन और सर्जरी सिर्फ तब जरूरत जरूरत होती है इनकी, जब कंडीशन बिल्कुल वर्स्ट हो जाती है, मतलब कोई ऐसी डिजीज हो जाती है जो कि अनक्यूरेबल है। मोस्टली आजकल जो ओबेसिटी है इसकी वजह से कैंसर भी कॉज हो रहा है। तो जब इस तरीके की कंडीशंस आ जाती हैं, या लीवर डैमेज हो जाता है, या किडनी फंक्शन माल फंक्शन हो जाता है, तब हमें मेडिसिन और सर्जरीज की जरूरत पड़ती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ओनली वो फैक्टर जो कि हम लाइफस्टाइल के थ्रू चेंजेस कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाकर अपनी ओबेसिटी को हम मैनेज कर सकते हैं और इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो आज हम सिर्फ वही अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये हमारी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। इसमें हमें डाइटरी चेंजेस करने हैं। डाइटरी चेंजेस ऐसे करने हैं, देखिए मान लीजिए आप कैलोरी इनटेक कर रहे हैं 3000, आप हर दिन जो खाना खा रहे हैं उसमें 3000 कैलोरी का खाना आप खा रहे हैं, लेकिन आप जो कंजप्शन कर रहे हैं, यानी जो आप काम कर रहे हैं, वो सिर्फ 2500 कैलोरी का कर रहे हैं, मतलब आपने 500 कैलोरी हर दिन एक्स्ट्रा खाई है। तो सबसे पहले हमें कैलोरी डेफिसिट करना है। हमें जानना है कि हम कितना खाना खा रहे हैं और कितना हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। तो मोस्टली हर ओबीज बंदा हर दिन 500, 700, 800, 900 कैलोरी एक्स्ट्रा खा ही लेता है। तो सबसे पहले उस कैलोरी को डेफिसिट करना है, यानी खाने का पोर्शन कम करना है। वो कैसे होगा? खाने में इंक्लूड करना है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स ऐड करने होते हैं इसमें, एंड लीन प्रोटीन। देखिए, वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रोटीन जो है एक चैलेंज होता है, क्योंकि जो फुल प्रोटीन सोर्स है वो सिर्फ पनीर है। पनीर में हमारे पूरे 20 नॉन इसेंशियल सभी अमीनो एसिड्स मिलते हैं।
तो प्रोटीन जो है उसमें अमीनो एसिड्स की जो पेयरिंग है वो भी पूरी होती है। तो सिर्फ पनीर ही है जिसमें हमारा पूरा प्रोटीन मिलता है। बाकी हमारे दाल चावल और जो भी हम ये हमारे छोले राजमा इन सबको हम कंज्यूम करते हैं, ये भी है प्रोटीन सोर्स है, बट इसमें जो प्रोटीन की चेन है वो इनकम्प्लीट होती है। ये बिना पेयरिंग के कंप्लीट नहीं हो सकते और इनमें कार्बोहाइड्रेट्स भी ज्यादा होते हैं। तो इसलिए प्रोटीन को समझना बहुत जरूरी है, प्रोटीन कैसे लेना है वो जानना बहुत जरूरी है। नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रोटीन सोर्सेज बहुत आसान है। एग चिकन फिश इन सारी चीजों में उनको प्रोटीन जो है इजीली और अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता है। उसके अलावा हेल्दी फैट्स डाइट में इंक्लूड करने हैं। देखिए घी, घी नॉर्मली आजकल जो लोग हैं वो एक मिथ फैला हुआ है कि घी खाने से मोटापा बढ़ जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुड फैट जो है वो हमारे किडनी फंक्शन के लिए और हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए और हमारे फैट को कम करने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो अपनी डाइट में आपको घी ऐड करना है, ओलिव ऑयल्स ऐड करने हैं। ओलिव ऑयल आपको कुक नहीं करना है, आप सैलेड के ऊपर ड्रेसिंग कर सकते हो उसकी। एंड आपको नट्स ऐड करने हैं क्योंकि नट्स में भी गुड फैट अच्छी क्वांटिटी में होता है। तो इस तरीके से आपको कुछ चेंजेस करने होते हैं अपनी डाइट में। आपको लिमिट्स में जो रखना है वो रहेगा शुगरी ड्रिंक्स, जितनी भी मार्केट में प्रोसेस्ड फूड है वो सब, जो भी आपके कोल्ड ड्रिंक जूसेस पैक्ड जूसेस आते हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ शुगर है। अल्ट्रा प्रोसेस फूड जो भी आप पिज्जा बर्गर ये सब चाउमीन, इसमें भर भर के रिफाइंड फ्लोर है, रिफाइंड सॉल्ट है एंड रिफाइंड ऑयल है। ये सारी चीजें हैं इसमें। एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे कि मैदा एंड ग्लूटेन, ये सब इसमें आता है। तो इन चीजों को हमें लिमिट करना होता है। अप्रोच जो इसकी रहती है, किस तरीके से इसको डिजाइन करना होता है, वो होता है लो कार्बोहाइड्रेट डाइट डाइट लेनी होती है, हाई प्रोटीन डाइट लेनी होती है और इंटरमिटेंट फास्टिंग। देखिए फास्टिंग बहुत जरूरी है ओबेसिटी को कम करने के लिए। कैसे जरूरी है ये आगे मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। तो बेसिकली जो हमें जानना है वो ये है, डाइटरी चेंजेस में क्या करना है। हमें लो कार्बोहाइड्रेट डाइट रखनी है, हाई प्रोटीन डाइट रखनी है और इंटरमिटेंट फास्टिंग पे ध्यान देना। इन सारी चीजों को करके 6 मंथ में 5 to 10% अगर कोई वेट लॉस कर लेता है, दैट मीन्स वो अपनी हेल्थ में सिग्निफिकेंटली चेंजेस कर रहा है। तो सबसे पहले डाइटरी चेंजेस जो कि बहुत जरूरी है ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है फिजिकल एक्टिविटी। हर दिन आपको, एक हफ्ते में आपको 150 से 300 मिनट एक्सरसाइज, यानी कि आप हर दिन आधा घंटा भी अगर एक्सरसाइज कर लेते हैं, 30 मिनट्स, 30 to 40 मिनट्स, और अगर 60 मिनट कर लेते हैं तो वेल एंड गुड। तो हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज बहुत है आपकी। आप 300 मिनट वीकली या तो 5 डेज वीकली 1 1 आवर के लिए इस तरीके से कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी रखें, जिसमें आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो। अगर आप जिम नहीं भी जा रहे हैं तो आप घर पे भी बहुत सारी, आप और कुछ नहीं तो जोर जोर से आप स्टेयर्स चढ़ सकते हैं। फास्ट स्पीड में आपने स्टेयर्स चढ़ी और फास्ट स्पीड में आप उतर गए, ऐसे आप 4 5 राउंड आप ले सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इस तरीके से आप कर सकते हो। जिम जाते हो तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, जो आप नॉर्मली जिम वाले सिखाते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, ये आप कर सकते हैं। तो बेसिकली जो फिजिकली एक्टिव रखना है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो इससे इंसुलिन साइकिल जो है वो प्रॉपर चलती है। फिजिकली एक्टिव रहना ना सिर्फ मोटापा कम करने के लिए बल्कि हमारे हार्मोनल फंक्शंस को अच्छा करने के लिए भी बहुत जरूरी होता है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। थर्ड है बिहेवियर थेरेपी। थर्ड है बिहेवियर थेरेपी। इसमें सबसे पहले आएगा स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस को दूर करने के बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे तरीके होते हैं। जिसका जो मन करे, जिससे स्ट्रेस जाती हो वो हम कर सकते हैं, जिसमें कि म्यूजिक है, एक्सरसाइज, जो भी हॉबी है, डांसिंग सिंगिंग, आप गार्डनिंग कर सकते हो, योगा मेडिटेशन,
उसके अलावा कुछ लोगों को पार्लर जाके स्पा कराने में बहुत शांति मिलती है, स्ट्रेस रिलीज होती है जब हेड पे मसाज होता है, बॉडी मसाज होता है। तो वट एवर यू कैन डू जो कि आपकी स्ट्रेस को मैनेज कर सके। तो स्ट्रेस मैनेज करना बहुत जरूरी है, वो इसलिए क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है ज्यादा क्वांटिटी में। और कॉर्टिसोल हार्मोन सबसे पहले बैली में जाके इकट्ठा हो जाता है। जो हमारी बैली में फैट सेल होते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन वहां पर जाकर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बैली फैट जनरेट होता है सबसे पहले। तो ना सिर्फ खाने से बल्कि स्ट्रेस से भी बैली फैट जनरेट होता है। नेक्स्ट है स्लीप ऑप्टिमाइजेशन। 7 to 9 आवर की स्लीप आपकी बहुत जरूरी है। जब हम सोती हुई कंडीशन में होते हैं तो बॉडी में रिपेयर होता है, हमारा ब्रेन बहुत अच्छे से वर्क करता है। एक तो स्टेबल होता है, देन वर्किंग स्टार्ट होती है और हमारी बॉडी की नेचुरल रिपेयरिंग शुरू हो जाती है। तो 7 से 9 घंटे सोना बहुत जरूरी है। अपने आप को मॉनिटर करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। हम कितना खा रहे हैं, कितना फिजिकली एक्टिव हैं, कितना सो रहे हैं, कितनी एक्टिविटी कर रहे हैं, ये सारी चीजें मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। जब हम अपने आप को मॉनिटर करने लगते हैं तो हमें अपनी जो जो भी हम गलतियां कर रहे हैं हमें वो समझ में आती हैं, एंड कैसे उसको इम्प्रूव करना है हमें वो समझ में आता है। तो डाइटरी चेंजेस कैसे होंगे वो तभी पता चलेगा जब हम अपनी फूड हैबिट्स को मॉनिटर करेंगे। एक्सरसाइज कौन सी करनी है, कब करनी है, ये तब पता चलेगा जब हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी की साइकिल को मॉनिटर करेंगे। तो सेल्फ मॉनिटरिंग इज वेरी एसेंशियल। नेक्स्ट वन इज स्टिमुलस कंट्रोल। वो फूड जो कि हमारी भूख को ट्रिगर करते हैं। एक देखिए, कहा जाता है कि ये जो चीजें बनाई गई है ना, ये बर्गर, पिज्जा, ये सारी चीजें, ये कुछ इस तरीके से बनाई गई हैं, इस तरीके से डिजाइन करी गई हैं कि अगर हमें भूख नहीं भी है और हमारे सामने आ गई हैं तो हम खाने लगते हैं। यानी कि ये हमें ट्रिगर कर रहे हैं, ये वो फूड है जो कि हमारी हम हमें कंट्रोल कर रहे हैं, हमें ट्रिगर कर रहे हैं। तो इनको कैसे कंट्रोल करना है ये हमारे मेंटल बैलेंस पे डिपेंड करता है। कई लोग देखते ही खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ लोगों की विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि उसके सामने आप कुछ भी रख दो वो नहीं खाएंगे। तो इसके लिए अपने आप को तैयार करें, अगर आपको ओबेसिटी से छुटकारा पाना है तो इसके लिए अपने आप को तैयार करें कि आपके सामने ऐसा कोई भी अट्रैक्टिव फूड आ जाए, बट आप उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो। इसके लिए आप स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम कर सकते हैं, क्योंकि जब हम योगा मेडिटेशन करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो ये वाली जो कंट्रोल वाली फीलिंग है ये अपने आप ही डेवलप होनी शुरू हो जाती है, ये नेचुरल है। जब हम फिजिकली एक्टिव होते हैं और ब्रेन को एक्टिव रखते हैं तो ये स्टिमुलस कंट्रोल अपने आप जनरेट होने लगता है हमारे अंदर। तो इस पे ध्यान दें। एक है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये देखिए, इसको अच्छे से समझिए। मान लीजिए मैं कहीं बाहर गई हूँ, मैं अपना ही एग्जांपल दूंगी। मान लीजिए मैं कहीं घूमने गई हूँ, मेरे मन में थॉट आया कि मेरे को भूख लगी है। अभी मैंने खाना ढूंढना शुरू कर दिया तो मेरे सामने दो तरीके के स्टॉल आए। एक स्टॉल आया जिसमें कोई हेल्दी फ्रूट्स, मान लीजिए फ्रूट्स, एक फ्रूट सेलर है, हेल्दी फ्रूट्स और फ्रेश फ्रूट्स वहां पर बिक रहे हैं। दूसरी तरफ एक स्टॉल है जहाँ पे फास्ट फूड का अच्छा सा स्टॉल लगा हुआ है, बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है वहां से। अभी ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से खाने के लिए मेरे अंदर फीलिंग्स आई हैं। जैसी ही मेरे अंदर फीलिंग्स आएंगी मैं वैसा ही बिहेवियर करूंगी। अगर मैं उस फास्ट फूड की, बर्गर की फ्रेग्रेंस से अट्रैक्ट हो गई हूँ तो मैं उसी को खाने की कोशिश करूंगी। लेकिन अगर मैं उस फ्रूट, जो कि फ्रूट बिक रहे हैं वहां पे, मैंगो, ऑरेंजेस, बनाना, अगर मैं उससे अट्रैक्ट हो गई हूँ तो मैं उसी को खाने की कोशिश करूंगी। तो इसे कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर। मीन्स एक थॉट आया, थॉट के अगेंस्ट फीलिंग आई और फीलिंग के अगेंस्ट हमने बिहेवियर किया। तो अपने इस चीज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। थॉट्स आएंगे, बट किस किस खाने के लिए फीलिंग्स लानी है और किस खाने के लिए फीलिंग्स नहीं लानी है, इस पे काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे फीलिंग्स आएंगी हम काम वैसा ही करेंगे। ये बहुत जरूरी है। एंड नेक्स्ट है गोल सेटिंग। बिना गोल सेट किए आप अपनी ओबेसिटी से छुटकारा नहीं पा सकते। ना सिर्फ ओबेसिटी से बल्कि अपनी किसी भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से बिना गोल सेटिंग किए आप छुटकारा नहीं पाएंगे।
तो आपका एक गोल सेट होना चाहिए कि मुझे 2 kg वेट लॉस करना है 1 वीक के अंदर या तो 1 मंथ के अंदर, एंड 4 kg वेट लॉस करना है दिस टाइम। तो इस तरीके से अपना गोल सेट कीजिए ताकि आप अपने टारगेट तक पहुंच सकें। ये जरूरी चीजें हैं ओबेसिटी से छुटकारा पाने के लिए। फिर है पोर्शन कंट्रोल। ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले अपने पोर्शन पे ध्यान दीजिए, आप क्या खा रहे हैं, जो कि सेल्फ मॉनिटरिंग के अंदर आया था। पोर्शन कंट्रोल, एक ओबीज बंदा, ये तो फैक्ट है कि ओबीज बंदा एक्स्ट्रा खाना खा रहा है। तो सबसे पहले अपने पोर्शन को कंट्रोल करें, अपनी प्लेट का साइज छोटा करें। प्लेट में हमारी क्या होगा, हाफ प्लेट जो है उसमें फाइबर होगा, मीन्स उसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल्स होंगी। उसके बाद 1/4 पोर्शन में होगा कार्ब्स, जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होंगे, एंड 1/4 पोर्शन में होगा प्रोटीन, जो कि बहुत जरूरी है। उसके अलावा 3 to 4 स्पून जो रहेंगे वो रहेंगे गुड फैट के। इस तरीके से एक हेल्दी प्लेट डिजाइन होती है। तो इस प्लेट को डिजाइन करना सीखें अगर ओबेसिटी से छुटकारा पाना है तो। 20 मिनट, 25 मिनट्स लीजिए अपने एक मील को पूरा करने में, मीन्स स्लोली स्लोली उसको च्यू करें। ड्रिंक योर फूड एंड ईट योर वाटर, मीन्स पानी धीरे धीरे पिए जैसे कि हम धीरे धीरे खाना खाते हैं, एंड खाना इस तरीके से चबा चबा कर उसको च्यू कर दें कि वो पानी की तरह अंदर जाए। दैट मीन्स ईट योर वाटर एंड ड्रिंक योर फूड, ये इसीलिए कहा गया है। तो अपनी हाफ प्लेट कार्ब्स, देन 1/4 कार्बोहाइड्रेट एंड 1/4 उसमें प्रोटीन ऐड करें। ये होगी हमारी हेल्दी प्लेट। पानी आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी में पीना है, 3 से 4 लीटर पानी पीना हर दिन बहुत जरूरी है। पानी ना सिर्फ हमारी भूख को कंट्रोल करता है बल्कि हमारे अंदर के टॉक्सिन्स को भी रिमूव करता है, और हमारा जो एक्सेस फैट है उसको कम करने में भी हेल्प करता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ पानी पीने से ही आप मोटे से पतले हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, बट इट इज ऑल्सो एन इसेंशियल टूल टू गेट रिड ऑफ योर ओबेसिटी। कोई भी आपका शुगरी ड्रिंक को आप रिप्लेस कर सकते हो पानी से। पानी में कुछ चीजें हैं जो आप ऐड कर सकते हो, वो जो कि हमारा फैट को कंट्रोल करती हैं, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो वाटर में ऐड कर दी जाती हैं, आप वो भी कर सकते हो। सिर्फ आपको शुगरी ड्रिंक्स को रिप्लेस करना है। नेक्स्ट है फास्टिंग। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। फास्टिंग से क्या होगा, सबसे पहले ये जानते हैं फास्टिंग से क्या होता है। एक तो ऑटोमेटिकली जब हम फास्टिंग स्टेज में हैं, मीन्स हमने खाना नहीं खाया। खाना नहीं खाया डैट मीन्स हमने कैलोरी इनटेक कम किया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हमने खाना नहीं खाया, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली हमारा कैलोरी इनटेक कम हो गया है। फास्टिंग का दूसरा काम क्या है, प्रमोट फैट बर्निंग। हमारी बॉडी में फैट ऑक्सीडेशन होता है। जब हम खाना नहीं खाते हैं तो हमारी बॉडी एनर्जी कैसे लेती है, जो भी हमारी बॉडी में जगह जगह पर फैट डिपॉजिट हुआ है, हमारी बॉडी उस फैट से एनर्जी लेती है। उस फैट का ऑक्सीडेशन होता है, कीटोन बॉडीज बनती हैं, और वो कीटोन बॉडीज हमें एनर्जी देती हैं ड्यूरिंग द फास्टिंग स्टेज, चाहे वो फास्टिंग हमारी 12 आवर की है, चाहे 16 आवर की है, चाहे 24 आवर्स की है। ऐसे भी लोग हैं जो 15 डेज तक फास्टिंग करते हैं, 40 डेज तक फास्टिंग करते हैं, 2 मंथ्स तक फास्टिंग करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो 2 मंथ्स अगर उन्होंने खाना नहीं खाया तो वो गए मतलब डेड हो गए, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी इतना फास्ट, इतना फैट हमारी बॉडी में जगह जगह पर डिपॉजिट है, अलग अलग रूपों में अलग अलग तरीके से जमा है, कि अगर हम इतने दिन खाना नहीं भी खाएंगे तो भी बॉडी उस फैट को कंज्यूम करती रहेगी एंड अपने डेली के काम करती रहेगी। इस बीच हम वाटर इनटेक करते हैं, हम अलग अलग टाइप की नॉन कैलोरिक ड्रिंक्स को कंज्यूम करते हैं। तो काम हमारा चलता रहता है, बॉडी को एनर्जी भी मिलती है, एंड ऑटोमेटिकली हमारा फैट रिडक्शन होता है उन दिनों। हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। कैसे, जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारा इंसुलिन सिक्रीट होता है। अभी जब हम लॉन्ग टाइम तक नहीं खाएंगे तो नया इंसुलिन सिक्रीट नहीं होगा। तो जो बॉडी में ऑलरेडी इंसुलिन है, जो काम कर रहा है, सेल उसी को लेगी, उसी इंसुलिन को अडॉप्ट करेगी, उसी से काम चलेगा। तो ना तो एक्स्ट्रा इंसुलिन बना,
ना ही इंसुलिन की अधिकता होने की वजह से सेल की फंक्शन में रुकावट आई। तो इस तरीके से इंसुलिन सेंसिटिविटी बेटर होती है। हॉर्मोन्स बेनिफिट, फास्टिंग के टाइम हमारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जब रिलीज होता है तो ये बहुत सारे हॉर्मोन्स की एक्टिविटीज को इम्प्रूव कर देता है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है तो हमारी बहुत सारे हार्मोन की एक्टिविटी नेचुरली बेटर होने लगती है, एक दूसरे के साथ कनेक्शन बेटर होने लगता है। और फैट रिडक्शन में जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल हार्मोन होता है, तो ये फास्टिंग के टाइम सिक्रीट होगा। बैली फैट, ऑफ कोर्स बैली फैट कम होगा अगर हम अननेसेसरी खाना नहीं खाएंगे, तो जो विसरल फैट है, जिसने ऑर्गन्स को जकड़ के रखा हुआ है, वो फैट पिघलना शुरू हो जाता है। क्योंकि फैट, सारा फैट पिघलेगा, कीटोन बॉडीज बनेंगी, एनर्जी मिलेगी। तो ये फैट, बैली फैट सबसे पहले कम होगा फास्टिंग के दौरान। नेक्स्ट है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी का मतलब है हमारी बॉडी खुद रिपेयर करती है। फास्टिंग के टाइम बॉडी में ऑटोफेजी की कंडीशन आने लगती है और हमारी बॉडी अपने आप रिपेयर मोड पर चली जाती है। जो भी उसमें माल फंक्शंस हैं, जहां पर भी कुछ ग्लूकोज जमा हो गया है, फैट जमा हो गया है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है, जो भी जमा हो गया है वो सारे एक रिपेयर वाली कंडीशन में आ जाते हैं, जिसको ऑटोफेजी कहते हैं। और ये होता है फास्टिंग के दौरान। इसीलिए कहा जाता है कि रात को, शाम को 7 बजे के बाद आप खाना ना खाएं। क्योंकि सात सात बजे आपने खाना खाया, मान लीजिए आप 10 बजे सो गए, तो ऑलमोस्ट 2.5-3 घंटे मिल गए खाने को डाइजेस्ट होने में। अभी हमारी बॉडी के पार्ट्स को भी आराम की जरूरत है। वो इसीलिए है ताकि वो अपनी रिपेयर कर सके। तो फास्टिंग के टाइम ऑटोफेजी की प्रोसेस बहुत तेज हो जाती है। फास्टिंग कितने टाइप की हो सकती है? 16:8 मेथड कुछ लोग यूज करते हैं। मतलब हमने 8 घंटे खाना खाया, 16 आवर्स की हमने फास्टिंग कर ली। कुछ लोग ऑल्टरनेट डेज फास्टिंग करते हैं। मतलब हमने एक दिन पूरा खाया, नेक्स्ट डे हमने फास्टिंग कर ली। कुछ लोग वीक में 5 डेज तक खाना खाते हैं एंड 2 दिन तक खाना नहीं खाते। उसके अलावा कुछ लोग 24 आवर की फास्टिंग करते हैं, कुछ 18 आवर्स की करते हैं, कुछ 12 आवर्स की करते हैं। ये डिपेंड्स करता है। तो फास्टिंग बहुत जरूरी है, और लेकिन इसको जब भी करना है तो एक कंसल्टेंट की गाइडेंस के बाद ही करना है, क्योंकि फास्टिंग बॉडी टू बॉडी अलग इम्पैक्ट दिखाती है। तो जब भी फास्टिंग करें, हमेशा एक अच्छी डाइटिशियन की सलाह लेकर ही करें। अपनी मर्जी से करी गई फास्टिंग हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकती है, इसका हमेशा ध्यान रखें। तो फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ओबेसिटी को कम करने के लिए। अभी मैं बात करूंगी दो विटामिन्स के बारे में। ये दो विटामिन्स हैं जिसकी कमी इंडियंस में सबसे ज्यादा होती है। एक है विटामिन B12, एक है विटामिन D3। वेजिटेरियन लोगों में विटामिन B12 बहुत कम हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि वेजिटेरियन फूड अगर देखा जाए तो सिर्फ डेयरी ही है, दूध, दही, बटर, पनीर, जिसमें विटामिन B12 मिलता है, होता है, लेकिन कम क्वांटिटी में होता है। सेकेंड थिंग, विटामिन B12 जो है वो वाटर सोल्यूबल है। अब वाटर सोल्यूबल है तो हर बार जब हम यूरिन पास करने जाते हैं तो ये विटामिन भी निकल जाता है। तो किसको पता कि कितना मैंने खाया था और उसमें से कितने परसेंट एब्सॉर्ब हुआ है। इसलिए विटामिन B12 की डेफिशिएंसी स्पेशली वेजिटेरियन इंडियंस में हो जाती है। नॉन वेज फूड में विटामिन B12 बहुत अच्छे से है। एग और चिकन और मटन, इन सब में विटामिन B12 बड़ी अच्छी क्वांटिटी में है, फिश एक्सेट्रा में उनको इसकी कमी नहीं हो पाती है। बट वेजिटेरियन लोगों में इसकी कमी हो जाती है, जिसके लिए सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी होता है। विटामिन B12 की कमी से फटीगनेस होगी, हमेशा कमजोरी रहेगी, आप थके हुए रहेंगे, स्लो मेटाबॉलिज्म हो जाता है जो कि डाइजेशन को अफेक्ट करता है। नर्व फंक्शन में कमी आती है, जैसे कि नर्वनेस होने लगती है, नर्व्स में पेन होने लगता है। या तो ऐसे अगर आप रिस्ट को ऐसे मूवमेंट करेंगे तो यहाँ पर रिस्ट वाली जगह पे पेन होने लगता है। ये सारे विटामिन B12 की कमी के लक्षण होते हैं।
तो इसलिए विटामिन B12 का सप्लीमेंट सजेस्ट किया जाता है। उसकी भी प्रॉपर क्वांटिटी जरूरी है, क्योंकि जितना विटामिन B12 खाया उसका 2 से 3% ही हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। वो इसलिए क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, मैं बता चुकी हूँ, ये पानी के साथ निकल जाता है बाहर, तो ये बॉडी में टिकता नहीं है कहीं भी। नेक्स्ट है D3। D3 इंडियन फूड में नहीं है, वेजिटेरियन फूड में स्पेसिफिकली नहीं है। D3 आपको फिश में थोड़ा बहुत मिल जाएगा। ये सिर्फ आपको सनलाइट से मिलता है, एग में मिलेगा थोड़ा सा, आपको फिश में मिलेगा, नट्स में है बट ना के बराबर है, वो एब्जॉर्ब नहीं होता है बॉडी में। तो D3 की अच्छी सोर्स जो है वो सिर्फ सन है। और 2 से 3 घंटे, मुझे नहीं लगता कि कोई भी 2 से 3 घंटे हर दिन सन लेता होगा। इसलिए इंडियंस में ये कमी हो जाती है। इंडियंस में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो फॉरेन के लोग हैं वो स्पेशली जाकर सन बाथ लेते हैं, और इस तरीके से लेते हैं कि सनरेज उनके बॉडी के पार्ट्स को टच करती है। हम लोग अगर सन में जाते भी हैं तो हम सनस्क्रीन लगाकर जाते हैं, अच्छे से कवर करके जाते हैं, तो रेजेस हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा पाती हैं। तो इंडियंस को विटामिन D की कमी हो जाती है। इसलिए विटामिन D का सप्लीमेंट लेना भी बहुत जरूरी है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंट कर देता है, हमारा इंसुलिन का काम अच्छे से नहीं हो पाता है बॉडी में अगर D3 की कमी है। भूख ज्यादा लगती है, बॉडी में इन्फ्लामेशन हो जाती है, इचिंग, रेडनेस, स्वेलिंग, ये सब होने लगता है। तो इसका भी सप्लीमेंट दिया जाता है। ये दो सप्लीमेंट ऐसे हैं जो हर एक इंडियन को इनकॉर्पोरेट करने चाहिए, बस एक बार टेस्टिंग कराने के बाद। टेस्टिंग कराएं, देखें, 99% लोगों में इनकी कमी आएगी, तो इसके सप्लीमेंट लेने सबको बहुत जरूरी होते हैं। ये दोनों ही विटामिन इनडायरेक्टली ओबेसिटी को भी इम्पैक्ट करते हैं। तो इसलिए मुझे लगा ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडियंस में इन्हीं दोनों की जो है कमी सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो आप लोग प्लीज ध्यान दें, सभी लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना साल में एक बारी, अगर आपकी एज 35+ है, तो आप साल में एक बारी विटामिन B12 और D का टेस्ट जरूर करवाएं। ओके। तो लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि ओबेसिटी जो है, ऐसा नहीं है कि किसी की विल पावर में कमी है इसलिए ओबेसिटी हो गई है। ये सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स हेल्थ कंडीशन है जो कि हमारी बॉडी की बायोलॉजी को इम्पैक्ट करती है। हमारी हैबिट्स का इसका इस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। हमारा माइंड सेट क्या है वो भी डिसाइड करता है कि ओबेसिटी किस टाइप की होगी। तो सस्टेनेबल चेंजेस अगर आप चाहते हैं तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आज मैंने डाइट करी और कल मैं पतली हो जाऊंगी। लॉन्ग टर्म करना पड़ता है, एक सस्टेनेबल डाइट लेनी पड़ती है और उसको लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी से फॉलो करना पड़ता है। किसी भी क्विक फिक्स के थ्रू ओबेसिटी से छुटकारा आप नहीं पा सकते। तो छोटे छोटे स्टेप लेना बहुत जरूरी है, जैसे कि आपने एक हेल्दी मील खा लिया, आप वॉक कर लिया, आपने अच्छी नींद ले ली, थोड़ा सा वर्कआउट कर लिया, ये सारी चीजें मिलकर ओबेसिटी से आपको छुटकारा दिला सकती है। तो ये मेरा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। ये एक ओबीस बंदा, और ये मैंने स्पेशली आपको दिखाने के लिए पिक्चर रखी है, देख लीजिए क्या फर्क होता है एक फिट और एक ओबीस बंदे में। आई थिंक आपको समझ में आया होगा सब कुछ। ये हम दोनों के कॉन्टैक्ट नंबर हैं, इंस्टा फेसबुक आईडीज हैं, आप लोग इन पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक आपको सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।